Hello students, today we will start 12th class physics unit 1st electrostatics. Your first chapter and first topic is electrostatic charges. So students, now what do you mean by electrostatic? Electro means electricity, statics means at rest and charges की कोई भी जो बॉडी होती है वो चार्ज कैसे होती है. You have many experiences like about electricity, like हमारे घरों में हाउसेस के अंदर जो फैंस चल रहे होते हैं, जो भी हम मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर टेक ऑफ स्वेटर्स इन ड्राई वेदर, या सिंथेटिक शर्ट्स एंड नायलॉन क्लॉथ्स जो होते हैं, जितने भी हम उनको टेक ऑफ करते हैं तो हमें एक सेंसेशन फील होती है, एक साउंड फील होती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. उसके अलावा जो कॉमन चीजें आप क्रैकलिंग साउंड जब सुनते हैं और जब क्लाउड्स टुगेदरनेस करते हैं, टुगेदर आते हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, वहां क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो जो हमारा नेचर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दिस नेचर. जो अर्थ है, जो नेचर है वो डिपेंड करता है. So physics is the branch of science and electrostatic is the another branch of science, यानी कि part of physics. Understood? तो physics के अंदर हम natural phenomena के अंदर पढ़ते हैं the branch of science which deals with the natural phenomena. जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक हमारा ऐसा फिनोमिना है जिसके बारे में हम बात करेंगे. अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रो मतलब मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स मतलब स्टे एट रेस्ट, यानी कि नो मूवमेंट, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है. अब डेफिनेशन देख लेते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यानी कि स्टडी किसकी करनी है, चार्जेस की, जो कहाँ है, रेस्ट पे है. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. जो चार्जेस हमारे रेस्ट पे हैं उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है. नो मूवमेंट एट रेस्ट मतलब स्टैटिक मतलब स्टेबल है, जो चीज मूव नहीं कर रही है. द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, और उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स अप्लाई होता है. स्टडी अबाउट किसके बारे में, चार्जेस के बारे में. जो चार्जेस क्या है, स्टैटिक है यानी कि रेस्ट पे है, और उन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी फील्ड में, उन दोनों के पोटेंशियल से, उनकी किससे, अट्रैक्शन से, उनकी कैपेसिटी से. ठीक है. पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी ऑफ दीज चार्जेस. दोबारा देखेंगे. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द, ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस. चार्जेस की स्टडी, जो चार्ज रेस्ट में है यानी कि जो नो मूवमेंट है. द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, और उन चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे अप्लाई होता है. फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस. फील्ड और पोटेंशियल कैसे क्रिएट होगा इन चार्जेस की वजह से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. समझ आया? तो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है कि चार्जेस किस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज. अब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम, जो उसको पॉसिबल बनाती है टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स. किस फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको एक्सर्ट करती है फोर्स अप्लाई करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है. अंडरस्टूड? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो नेचर है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बना है. फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड इज रेडिएशंस. इन दोनों चीजों से पूरा फिनोमिना कंसीडर होता है. अब जो मैटर्स होते हैं वो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर भी स्टडी किए हैं. मैटर क्या करता है, ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम एंड मोमेंटम. मैटर का, किसी भी मैटर का, ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ी है कि जो मैटर होता है, हमारा जो नेचर है वो डिपेंड करता है किन दो चीजों पे. फर्स्ट इज मास एंड सेकंड, सॉरी मास नहीं, मैटर. फर्स्ट इज मैटर
एंड सेकेंड इज रेडिएशंस। सेकेंड क्या है? रेडिएशंस। मैटर के पास क्या होगा? मैटर्स ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस, मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम, मोमेंटम। ठीक है, लेकिन जो रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर आएंगी वेव्स, जितनी भी वेव्स होती हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक मैटर के बारे में, कि जो मैटर होता है उसका अपना फोर्स कौन सा होता है। इन अवर नेचर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जिन पे हम बात करते हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। What do you mean by strong and weak? Strong and weak nuclear forces are short range, यानी कि जिनकी रेंज सिर्फ शॉर्ट ही होती है। वो कहाँ होते हैं? इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा। उसके बाद आया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी चीज है, कोई भी जो मैटर है, अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, जो कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ते हैं वो अर्थ की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। व्हाई? रीजन क्या है उस चीज का? बिकॉज ऑफ, बिकॉज यानी कि ड्यू टू, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। समझ आ गई बात? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है? क्योंकि अगर किसी भी बॉडी का कोई मास ही नहीं होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है मास के ऊपर, किसी भी चीज का मास है या फिर क्या है, उसका वॉल्यूम है। अब जैसे अर्थ है, अर्थ का मास हर चीज से मैक्सिमम है। ठीक है, तभी वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। हर एक ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ जाता है। हमने ऊपर से कोई चीज फेंकी तो छोड़ी, हम जनरली अगर नीचे से कोई चीज अपने फोर्स से ऊपर भी डालते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स द अर्थ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जैसे मैं चौक से यहाँ लिख देती हूँ कोई भी चीज, मान लिया कोई भी हमने वर्ड लिखा यहाँ। अब जो चौक होता है वो बोर्ड से चिपक क्यों जाता है? स्टिकी क्यों हो जाता है? वो नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ऑब्वियसली जब नीचे अर्थ का मास इतना ज्यादा है तो चौक नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? अब उन दोनों के बीच में भी तो कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, अब मैंने मान लिया इसके नीचे गम लगा दी, गम लगा के इसके नीचे एक पेपर पेस्ट कर दिया। अब वो पेपर है उसका मास अर्थ के मास से मिनिमम यानी कि लेस है, तो वो पेपर नीचे क्यों नहीं गिर रहा? आखिर क्या इन दोनों के बीच में फोर्स है? अब उस फोर्स के बारे में। दूसरी बात, हमारे पास कोई बोल्ट है, हमने उसका नट लगाया, हम उस नट को उसके साथ कर देते हैं बंद, फिर वो जो नट है छोड़ने के बाद नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो इसका मतलब उनके बीच में भी कैसा फोर्स है? कोई फोर्स क्या करता है? अप्लाई होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकली फोर्स। समझ आई बात? अब उसके अलावा और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने कोई भी ग्लास रोड लिया, ग्लास रोड रबिंग विद ए पीस ऑफ सिल्क। ठीक है, हमने किसी भी ग्लास रोड को एक पीस ऑफ सिल्क के साथ रब कर दिया, या फिर हमने कोई पेन ले लिया अपने कपड़ों के साथ, क्लॉथ्स के साथ उसको हम रब कर देते हैं। फिर उसको पास पीस ऑफ पेपर लेके आते हैं या पिथ बॉल्स जो होती है वो लेके आए। हम क्या देखेंगे कि ये आप घर में भी करके देख सकते हैं कि जो ये बॉडी है जो हमने रबिंग की है अपने क्लॉथ्स के साथ, वो पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी साइड। अब उस अट्रैक्शन का क्या रीजन है? जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वहां कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? उस फोर्स के पास दूसरा यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है। जब पीस ऑफ पेपर इसकी साइड आ रहे हैं तो क्या है वहां? इसका मतलब जो बॉडी हमने रब की है वो क्या हो गई है? चार्ज हो गई है। ठीक है, अब जो बॉडी चार्ज हो गई है हमारी, अब हम किसी और चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा होगा, याद हो तो, कि जो प्लास्टिक स्केल लेते हैं, रबिंग विद हेयर्स, हम अपने हेयर्स के अंदर उसको रब कर देते हैं, उसको पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो वो भी पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज गेटिंग चार्ज। वो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। अब जब हम अपने स्वेटर्स को टेक ऑफ करते हैं
टेक ऑफ करने के बाद वो क्या होती है, हमें साउंड सुनाई देती है, तो वहां से चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। यानी कि जब वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल डिस्चार्ज होगा तो वहां भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ आ गई बात। अब इसी तरीके से मैंने इस एक मटेरियल को रब किया है, उसको इसके पास लेके गई है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, फिर उसको इसके पास लेके आए रब करके, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये दोनों मान लिया एक, अब उस जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने उसको चार्ज को क्या नाम दिया, टू चार्जेस। देखो कुछ क्या करते हैं, मान लिया ये भी इसके साथ अट्रैक्ट हो गया, ये भी इसके साथ अट्रैक्ट हो गया, यानी कि इसका इन दोनों के साथ डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में अट्रैक्ट, मान लिया मैंने इनको ऐसे पेंडुलम की तरह लटका दिया, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसका मतलब सेम चार्जेस हैं। सेम चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस में क्या डिफरेंस है, अब सेम चार्जेस एंड डिफरेंट चार्जेस मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको नाम दे दिया नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि प्लस एंड माइनस का। ठीक है, उसने देखो ये हमारे मैथमेटिक्स से भी रिलेट करता है, किस तरीके से, मान लिया सेम चार्जेस जब हम लेते हैं, मैं लेती हूँ -4 एंड +4, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करके क्या बनाते हैं, जीरो चार्ज बनाते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन जब हम माइनस माइनस दोनों चीजें सेम चार्जेस लेंगी तो क्या वो अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। तो इसी तरीके से वही मैथमेटिकल से रिलेटेड है कि जब हम चार्जेस, यानी कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या निकला, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, यही हमारा बेसिक बात है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, मान लिया एबोनाइट रोड है, एबोनाइट रोड को आपने एक ग्लास यानी कि सिल्क से क्या कर दिया, एक रबिंग कर दी, वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि चार्ज हो जाएगी। बात सिंपल सी इतनी है, अगर इन दोनों पे सेम चार्जेस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इन दोनों पे डिफरेंट चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक मैथमेटिक्स -3 एंड +3 आर गेटिंग जीरो चार्ज, उन दोनों के ऊपर क्या हो जाता है, जीरो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल हो जाती है, दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, फिनिश हो गए। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन, अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स हैं सबसे मेन वो है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसी की वजह से हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी न्यूट्रल होता है। बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। अब जो प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर। ठीक है, वही मैंने बताया, जिस भी बॉडी का कोई मास होगा उसी की वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब दूसरे जो एग्जांपल लेके मैंने बताए हैं, यानी कि जो रेडिएशंस हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं रेडिएशंस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? रेडिएशंस के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो वेव्स का है। अब वेव्स क्या है, जैसे सनलाइट है हमसे कोसों दूर है, सन जो है हमसे कोसों दूर है, अब वहां से जो हीट हमें मिलती है वो थ्रू वेव्स मिलती है। किसकी वजह से? वेव्स की वजह से। उसी तरीके से अब जैसे हीट है, कोई भी दूर, हमसे दूर आग जली हुई है, बर्निंग हो रही है, हमारे तक उसकी हीट पहुंच रही है, किसकी वजह से? वेव्स की वजह से। तो जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो डिपेंड करते हैं मैटर के ऊपर एंड रेडिएशंस के। अंडरस्टूड? अब हमने पढ़ा चार्जेस के बारे में कि जो फोर्स है, फोर्स आता है किसके अंदर? मैटर के अंदर। अब मान लिया गन से कोई भी वो गोली निकली है, गोली जब निकल के यहाँ से गई है तो वो पुश करेगी जहां पे वो जाके लगी है, तो उसने क्या अप्लाई किया? वहां फोर्स अप्लाई किया। तो जो मैटर होता है वो अप्लाई करता है फोर्स को, लेकिन जो रेडिएशंस होती हैं, मान लिया कोई रे, तुमने लेजर से कोई रे डाली है तो वो भी वहां क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी।
ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में कि चार्जेस किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं एंड लाइक फोर्सेस। फोर्सेस क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टूवर्ड्स द अर्थ जाता है, और जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। दीज चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसी तरीके से मान लिया मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, मैंने यहां ले लिया एक एबोनाइट रॉड, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव 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 चार्ज है। जिस चीज के साथ आपने इसको रब किया है ये चार्ज हो गया, तो इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने एक और रॉड लिया जिस रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। अब दोनों पे पॉजिटिव है तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। तो वही बात आती है, सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में। थैंक यू।